तो सबसे पहले था कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अगर आप छोटे कॉलेज से हैं और आपको कहीं पर लॉ में अच्छा करना है किसी भी फील्ड में। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप लॉ को पढ़ना अच्छे से जान गए, आपको समझ में आ रहा है कि बेरेक्ट क्या बोल रहा है, दूसरी किसी भी रेफरेंस बुक का सहारा लिए या फिर किसी यूट्यूब वीडियो का सहारा लिए, तो आप लॉ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको बेरेक्ट की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फ्रॉम योर ईयर 1 आप जितनी ज़्यादा बुक हो सके आप उतनी ज़्यादा पढ़िए। जितनी टफ बुक आप पढ़ रहे हैं आपके लिए उतना अच्छा है। देखिए, जब मैं इस आंसर को दूंगा, हो सकता है मेरे जो प्रोफेसर है वो थोड़े से खफा हो जाए क्योंकि कर सकते हैं, आपको पूरी इजाज़त है, आपने ऐसे कारनामे करे हैं। क्योंकि मुझे पता था मेरी प्रायोरिटी क्या है, दैट आई हैव टू गिव क्लैट पीजी। तो मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो मुझे लगता था मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, मैं उन सब्जेक्ट्स के दौरान क्लास में भी पढ़ता था। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज टू डू इन ऑर्डर टू मैनेज माई टाइम एंड टू डिवोट टाइम फॉर स्टडीज़। PYQ आपके लिए एक की तरह है, ये जानने के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे अगर आप MP जुडिशरी की बात करें, आप PYQ पढ़ के आपको ये समझ में आएगा आपको मेमोराइज बहुत ज़्यादा करना है। जब आप क्लैट PG का PYQ सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आएगा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन आपको चीज़ें मेमोराइज भी करनी है, जो मेन सेक्शंस है आपको उनको मेमोराइज भी करना है। आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी पता होने चाहिए और उन लैंडमार्क जजमेंट्स को सर्टन सिचुएशन में अप्लाई कैसे करें आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम नेट की बात करें तो नेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मतलब आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है वो आपको इस पेपर में भी मिल जाएगा। क्लैट PG की बात आती है, आप सिर्फ पैटर्न समझ सकते हैं और पैटर्न समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा क्लैट PG कहीं से भी पूछ सकता है। मैंने शायद आखिरी का सिर्फ एक हफ्ता जो करंट अफेयर से उन पर दिया था, अदरवाइज जो भी मेरी प्रिपरेशन थी वो कंसेप्ट को समझने में, सेक्शंस याद करने में, जजमेंट्स याद करने में और नोट्स बनाने में गई थी। जैसे मैंने क्या करा था UGC नेट के लिए, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में लैंडमार्क केसेस आए थे या जो भी केसेस आए थे, मैंने सबकी लिस्ट बनाई थी। मैंने सारे केसेस रट लिए थे जो भी उन्होंने पूछा था और काफ़ी सारे रिपीट भी हो जाते। देन जितने भी कन्वेंशंस आई थी और जो एडिशनल कन्वेंशंस से जो उन्होंने नहीं पूछी थी, मेरे पास उनकी लिस्ट थी। जितनी भी मेन कन्वेंशंस के आर्टिकल हैं जो आ चुके हैं मुझे वो पता थे। देन जो आ सकते हैं उनकी मैंने अलग से लिस्ट बनाई थी। तो ऐसे करते करते, जैसे एनवायरनमेंट लॉ में भी आप देखते हैं बहुत सारे उन्होंने केसेस पूछ लिए, कुछ जो लैंडमार्क केसेस बचे हुए, मेरे पास दोनों की सेपरेट लिस्ट थी, जो आ चुके हैं और जो अब वो पूछ सकते हैं। जब आप ऐसे करके नोट्स बनाते हैं तो आपके पास एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हो जाता है, मिल जाता है और काफ़ी सारे उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है नेट JRF के लिए जो PYQ एनालिसिस है उसका वेटेज क्लैट PG से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप PYQ एनालिसिस के बेसिस पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि किस एस्पेक्ट से अब क्वेश्चन आ सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक भट्ट विद यू एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में एक बहुत ही शानदार गेस्ट हैं हमारे साथ। इनके नाम में ही शान है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक बड़ा अचीवमेंट रखा है, बेसिकली क्लैट PG एग्जाम में रैंक 4 लेकर आए हैं और साथ ही साथ उससे पहले UGC नेट के एग्जाम में भी अपनी रैंक 4 लाए हैं। मोस्ट वेलकम शान। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड कॉलिंग मी हियर। ऑल राइट शान, तो जैसे कि स्टूडेंट्स के विद रिगार्ड टू क्लैट PG एग्जाम LLM करना चाहते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, सो उनके ये जो पर्सपेक्टिव रहता है कि कैसे तैयारी करें, क्या रहें, वो सब चीज़ों पे तो हम लोग बात करेंगे इस सेशन में। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि आपका एजुकेशन कैसा रहा, लॉ की तरफ आपका रुझान, जो इंटरेस्ट है वो कैसे आया, एक बेसिक। जी। तो 12th फिनिश होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मैं अपना करियर किस डायरेक्शन में मूव करूं। सो आई वेंट टू अ कोचिंग विच वाज इन माय होम टाउन एंड आई गॉट टू नो अबाउट क्लैट। वहाँ पर सर ने बहुत अच्छे से मुझे बताया था कि व्हाट कुड बी द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग क्लैट एंड आई वाज प्रिटी मच इंट्रीग्ड बाय द करियर अपॉर्चुनिटी। देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड सिक्योर्ड अ डिसेंट रैंक एंड सिक्योर्ड NLU जबलपुर। फिर जैसे जैसे NLU जबलपुर में मैंने पढ़ाई करी, मेरा लॉ के प्रति इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको लॉ को क्रिटिक करना है, लॉ आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जिस तरह से आप लॉ के थ्रू अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हो,
तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी विथ रिस्पेक्ट टू लॉ। अगर क्लैट पीजी की बात करें तो जब मैं 4th ईयर में था आई गॉट टू नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्लैट पीजी। जैसे क्लैट पीजी के थ्रू आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन टीचिंग दैन इट इज़ मैंडेटरी टू डू अ LLM फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी, और क्लैट पीजी के थ्रू आपको मिल जाता है। एंड आई वॉज फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉन्टेड टू परस्यू एजुकेशन फ्रॉम नालसार, और क्लैट पीजी के थ्रू मुझे वो मिल रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लैट पीजी आपको अपॉर्चुनिटी देती है टू गेट अ सीट एट PSU विच इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। तो क्योंकि क्लैट पीजी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे और मैं टीचिंग में भी एक करियर अपना परस्यू करना चाहता था, तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी। क्लैट पीजी के पहले मैंने अपना LLM नालसार से कंप्लीट करा था, और दिस ईयर फॉर क्लैट पीजी 2025 I specifically prepared for getting a seat at PSU. Yeah, so this was my journey अभी तक। That was an insightful journey in the sense कि काफ़ी सारे आपने एक तरह से NLUs में भी आपका एक्सपीरियंस रहा है जी, चाहे वो जबलपुर NLU हो, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद फिर नालसार। जी बहुत अच्छा, ये काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा आपके साथ ये डिस्कशन, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखते हैं कि यार हमें NLSIU मिल जाए, हमें नालसार में एडमिशन मिल जाए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपसे जानना कि वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था। दोनों कॉलेजेस का एक बार बताइएगा। देखिए, दोनों कॉलेजेस का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप NLU जाते हैं, एक अच्छी रैंक सिक्योर करते हैं, तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आपको जनरली, आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आप दूसरे कॉलेज में जाते तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली आपको एक एज मिल जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर नोशन भी है कि इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम NLU आपको बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेगी। देन उसके बाद जनरली NLU में कल्चर रहता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे मूटिंग के लिए जाते हैं, अच्छे मूड्स करते हैं, देन कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। सो इफ़ यू वांट टू सस्टेन देन इट वुड बी मैंडेटरी फॉर यू टू ग्रो। आपको खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद को ग्रो करना पड़ेगा। तो वो जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, जिस तरह की आप इंटर्नशिप करते हो, जिस तरह से आपको फोर्स किया जाता है एक तरह से आपके एनवायरनमेंट के द्वारा कि आपको फर्स्ट ईयर से ही अच्छी इंटर्नशिप पाना है, तो ऐसे एनवायरनमेंट के कारण आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। कुछ लोग समझते हैं कि DNLU Tier 3 कॉलेज है, वहाँ जाए ना जाए, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे DNLU में ग्रो करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, और हर कॉलेज के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, वैसे ही DNLU के भी थे। ये आप पे डिपेंड करता है आप किसी एक इंस्टीट्यूट से कितना ज़्यादा गेन कर सकते हो। जैसे मुझे DNLU से बहुत ज़्यादा गेन करने को मिला। फॉर इंस्टेंस, आई वॉज अ कन्वीनर फॉर सेंटर फॉर स्टडीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ फॉर 2 years। ओह वाओ। या सो आई लर्नड अ लॉट, आई मेंटर्ड माई जूनियर्स, मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं DNLU ने हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं, मुझे DNLU ने बहुत ज़्यादा दिया, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी एंड आई वर्क फॉर इट। सो आप किसी भी कॉलेज में हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सेम गोज़ विथ नालसार, आपको थोड़ा सा एज ज़रूर मिल जाता है, बिकॉज फर्म्स tend to give internship to those who are from these top colleges, पर ऐसा नहीं है अगर आप DNLU से तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बस आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको बहुत इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आप अपनी आगे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं। तो दोनों कॉलेजेस के अपने बेनिफिट है, और अगर आपको कोई भी NLU मिल रहा है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है दोनों कॉलेजेस की। दोनों कॉलेजेस की। आपने बताया कि जैसे स्टूडेंट को और मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको प्लेसमेंट लेना है। अगर मान लीजिए वो NLU से नहीं पढ़ रहा है जी, लेकिन किसी छोटे कॉलेज में है, तो वो मेहनत किस दिशा में करे? जैसे मैंने आप पर, जब मैं आपका CV भी देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने चेक करी, तो मुझे पता लगा कि आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ में कोर्सेज करे हैं और आपने पब्लिकेशंस करे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। तो क्या आप स्टूडेंट को गाइड कर पाएंगे कि कैसे, कहाँ से पता चलता है ये सब कि कौन सी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कहाँ पे पब्लिकेशन करें, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन दो पार्ट में अगर मैं बांटूं, तो सबसे पहले था कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अगर आप छोटे कॉलेज से हैं और आपको कहीं पर लॉ में अच्छा करना है किसी भी फील्ड में। तो मेरा मानना यह है
कि अगर आप लॉ को पढ़ना अच्छे से जान गए, आपको समझ में आ रहा है कि बेरेक्ट क्या बोल रहा है, दूसरी किसी भी रेफरेंस बुक का सहारा लिए या फिर किसी यूट्यूब वीडियो का सहारा लिए, तो आप लॉ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको बेरेक्ट की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें जैसे नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देन उसके बाद एक पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे इंटरप्रेट करें, सेक्शन 1 को सेक्शन 3 के साथ कैसे पढ़े, अलग अलग सेक्शंस को एक दूसरे के साथ कैसे पढ़े, ये आपको सिर्फ बेरेक्ट पढ़ के ही समझ में आ जाए। अगर आप इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं तो आप लॉ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकंड, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फ्रॉम योर ईयर 1 आप जितनी ज़्यादा बुक हो सके आप उतनी ज़्यादा पढ़िए। जितनी टफ बुक आप पढ़ रहे हैं आपके लिए उतना अच्छा है। आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करना है। आपको टफ बुक भी पढ़नी है क्योंकि कई सारे जो जजमेंट्स रहते हैं वो काफ़ी टफ लैंग्वेज में होते हैं। अगर जैसे आप लिटिगेशन करना चाहते हैं, आप कोर्ट की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अगर आप किसी केस में आर्ग्यू कर रहे हैं और वहाँ पर आपने कोर्ट के जजमेंट को एज अ प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से कोर्ट के सामने प्लेस करा है, तो नो डाउट आपके फेवर में जजमेंट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ उसी कारण से आपके फेवर में जजमेंट आएगा, आपको बहुत सारी और भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ लॉ को अच्छे से समझने से, इंग्लिश अच्छी रखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू अ सेकेंड क्वेश्चन दैट वाज इन कंसर्निंग टू द पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन के लिए लॉ ऑक्टोपस, देन लाइव लॉ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी आपको देते रहते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका इंटरेस्ट है से पॉक्सो में, चाइल्ड राइट्स में, तो आप देखिए कि कौन सा जर्नल पॉक्सो रिलेटेड काम कर रहा है या फिर कौन सा जर्नल पॉक्सो से रिलेट करता है। तो आप कोशिश करिए आपको लाइव लॉ या फिर अपना लॉ ऑक्टोपस में ऐसा सिमिलर पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर इंस्टेंस, मुझे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहली बात मैं लॉ ऑक्टोपस पे देखूंगा कि क्या कहीं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से रिलेटेड कोई पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है वो बुक चैप्टर के फॉर्म में हो सकता है वो किसी ब्लॉग के फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है वो किसी जर्नल के फॉर्म में हो, या फिर कंपटीशन भी हो सकता है। आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैक करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे बेस्ट ये रहेगा, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है आपको कहाँ पर पब्लिश करना है, तो आप कोशिश करिए आप जर्नल्स ढूंढिए उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है तो आपको काफ़ी सारे अच्छे जर्नल्स मिल जाएंगे। आपने आइडेंटिफाई करा उन जर्नल्स को, फिर उनकी पब्लिकेशन गाइडलाइंस होती है, आप फॉलो करिए उनको कि वो किस तरह के आर्टिकल चाहते हैं पब्लिश हो। आप उनके जो फ्री वर्जन के आर्टिकल्स हैं आप उनको पढ़िए, देन उसके बाद अपना राइटिंग स्टार्ट करिए। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कहाँ पब्लिश करना है। ऑल राइट, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। अभी जो भी स्टूडेंट्स LLM कर रहे हैं, शायद उनको पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो PhD कर रहे हो, क्योंकि UGC नेट एग्ज़ाम भी आपने दिया है, वहाँ पर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम लोग PG करने के बाद हम लोग PhD करें, और PhD में इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज यू शुड हैव अ स्कोपस पब्लिकेशन। सो फॉर दैट आई थिंक दिस वुड बी वेरी मच इंसाइटफुल। थैंक यू शान फॉर दैट। शान, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया कि आप ऑलरेडी LLM कर रहे थे, और LLM करते करते आपने साथ में UGC नेट का एग्ज़ाम भी दिया, और साथ साथ आपने CLAT PG एग्ज़ाम भी दिया। सो ये मल्टीपल एग्ज़ाम्स आप साथ में दे रहे थे, और आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि पहले एक बार LLM हो जाए, एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कैसे आपने वो टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं, कैसे उसको मैनेज किया? मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्टूडेंट। देखिए, जब मैं इस आंसर को दूंगा, हो सकता है मेरे जो प्रोफेसर्स है वो थोड़े से खफा हो जाए क्योंकि कर सकते हैं, आपको पूरी इजाज़त है, आपने ऐसे कारनामे करे हैं। क्योंकि मेरी एक आदत थी, मैं कई बार क्लासेस में भी अपना पढ़ता रहता था। जब मैं अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा था, क्योंकि तब भी मैंने CLAT PG की तैयारी करी थी, तब भी मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में अपना सेल्फ स्टडी करता था। दर्शकों को आपको बस इंटरप्ट करूंगा, उस CLAT PG के जो पहला एग्ज़ाम जो आपने दिया था, उस रैंक के बारे में भी ज़रूर बताइए। जी, जब मैंने पहली बार CLAT PG दी थी, उस समय मेरा गोल था कि मैं नालसार मैं LLM करने के लिए एलिजिबल हो जाऊं, एंड आई गॉट AIR 131, और उसके लिए भी मैंने काफ़ी प्रेप करा था। दो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रैंक, बट इट हेल्प मी अ लॉट, एक्सपीरियंस हेल्प मी अ लॉट टू सिक्योर AIR 4 एंड CLAT PG 2025। ऑलराइट। तो क्योंकि मुझे पता था मेरी प्रायोरिटी क्या है, दैट आई हैव टू गिव CLAT PG, तो मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो मुझे लगता था मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, मैं उन सब्जेक्ट्स के दौरान क्लास में भी पढ़ता था। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज टू डू इन ऑर्डर टू मैनेज माई टाइम एंड टू डिवोट टाइम फॉर स्टडीज़।
सेकंड थिंग, मैं काफ़ी सारी एंसिलरी चीज़ों को स्किप कर देता था, जैसे दोस्तों के साथ घूमना। कुछ लोग कह सकते हैं यार हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, हमको कुछ ना कुछ लेजर टाइम चाहिए, लेकिन बिकॉज आई वॉज एबल टू मैनेज इट विदाउट सम लेजर टाइम, तो मैं उसको स्किप कर देता था क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सेट थी। देन जब मैं नालसार आया, यू आस्क्ड मी हाउ आई वॉज एबल टू मैनेज स्टडीज़ एट नालसार और क्लैट और इसकी। नालसार में मुझे एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिला, वहाँ पर जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। अगर आप NLUD के बच्चों से बात करेंगे या फिर NLS के बच्चों से बात करेंगे, आपको पता चलेगा उनको 9 to 5 डेली क्लासेस करना पड़ती है। 9 to 5 9 to 5 या बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। उनका ट्राइमेस्टर भी रहता है NLSIU में। देन उसके बाद आपका जो अकोमोडेशन है वो भी कैंपस के बाहर रहता है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रिगरस है। लेकिन अगर नालसार की बात करें तो करिकुलम बहुत ज़्यादा चिल है। आपको लिबर्टी दी जाती है कि आपको अपना जो करिकुलम है, जो भी आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं, वो रिगरस रखना है। आप बहुत सारे कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको अपना करिकुलम लाइट रखना है और आप सिर्फ जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दीजिए। ओके। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, क्योंकि मुझे पता था मुझे दिसंबर में क्लैट PG और नेट दोनों देना है, तो मैंने अपने जो कोर्सेज चूज़ करे वो बहुत लाइट रखे और सिर्फ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल हो जाए, ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने कोर्स सिलेक्ट कर लिए थे। ऑलराइट। हाँ, नालसार ये बेनिफिट देता है। बहुत बार ऐसा होगा आपकी हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 क्लासेस लगी, 2 क्लासेस का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको टाइम मिलता है, आपके ऊपर लिबर्टी है, आप चूज़ करिए। और सेम चीज़ जो मैं DNLU में करता था, मैं यहाँ पर भी काफ़ी टाइम अपना खुद से पढ़ता था क्योंकि मुझे पता है मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी है। और वन मोर थिंग आई डिड वॉज, मैंने ये सोच के प्रिपरेशन करी थी, आई हैव टू सिक्योर AIR 1 एनी हाउ। और जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकता था मैं उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि कुछ लोग, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं, कुछ लोग शर्माते हैं बोलने में कि आप इतनी ऊंची रैंक क्यों एस्पायर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं बार बार खुद को रिमाइंड करने के लिए कि मुझे किस लेवल की पढ़ाई करनी है, मैं लोगों को भी बताता था दैट आई एम स्टडिंग टू गेट AIR 1, ये मेरा गोल है, मुझे करना है। भले मैं उसको अचीव नहीं कर पाया, लेकिन उस गोल को सेट करने के कारण मैं ऐसे इनोवेशंस कर पाया था जिससे मैं टाइम मैनेज कर पाऊँ और मैं उस गोल के जितना ज़्यादा करीब जा पाऊँ, वो गोल सेट करने के कारण मुझे हेल्प मिली थी। या बहुत इंटरेस्टिंग था जिस तरह से आपने बताया। एक तो टीचर्स के लिए भी कहीं ना कहीं इंसाइट था कि जो स्टूडेंट शायद क्लास में आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं उसका गोल कुछ और चल रहा है, उसका लक्ष्य कुछ और है। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा जी। टीचर से बचने के लिए मैं कुछ आंसर्स दे देता था और फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाता था। अच्छा, you used to be active in class for some time? Yeah, for some so time. that you make your presence felt in the class. उसके बाद फिर अपना पढ़ाई चालू। जी जी, बहुत बढ़िया, ये तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट के लिए आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। क्लैट PG के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलतियां होंगी, थोड़े से अगर कुछ समय में आप इस पे भी गौर फरमाएं। या जो क्लैट PG का अटेम्प्ट था, मतलब गलतियाँ तो गलती सबसे जैसे पहली आपने इम्प्रूव किया फ्रॉम 124 रैंक टू 131 टू फोर्थ रैंक, सो ये काफ़ी बड़ा जंप था इन द सेंस कि एक 1 डिजिट में आपका रैंक आ गया। तो इसके लिए क्या अलग अप्रोच आपने अगले अटेम्प्ट में रखी? ओके, सो द फर्स्ट थिंग वॉज डिवोटिंग टाइम टूवर्ड्स माई प्रिपरेशन। अगर मैं क्लैट PG 2024 की बात करूँ तो मैंने उतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करा था जितना मैंने क्लैट PG 2025 के लिए किया। जब मैं क्लैट PG 2025 की तैयारी कर रहा था तो मैं इंश्योर करता था मैं डेली 7 घंटे पढ़ाई करूँ, एंड आई कैलकुलेट टाइम बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि आप 3-4 घंटे तो कर लेते हो, लेकिन जब 7 घंटे आपको डेली करना है, सेम रूटीन फॉलो करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको एक रिगरस रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। हम कई बार मतलब बिना स्टॉप वॉच यूज़ करे टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं 1 बजे बैठा हूँ, 3 बज गए, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं 2 घंटा पढ़ा। लेकिन अगर आप स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा आप मुश्किल से 1 घंटा ही पढ़े होते हो उस 2 घंटे के ड्यूरेशन के दौरान। तो स्टॉप वॉच यूज़ करना बहुत एक अच्छा मेरे लिए बेनिफिट वाला चीज़। इनफैक्ट इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को। कई बार ना मैं भी गाइड करता हूँ इस सेंस में कि आप एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, यू कैन ट्राई दैट टेक्निक एंड उस टेक्निक में वही आपका अगर 25 मिनट का एक सेशन है, उसके बाद 5 मिनट का आप ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर अगेन 25 मिनट, ऐसे करके 4 सेशंस होते हैं।
सो आई थिंक दैट इज वेरी मच हेल्पफुल और आप यू आर एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि मैं और मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड यू कैन ट्रैक इट. Yeah, that's true. I have also used Pomodoro and it was very helpful for me. लेकिन कभी कभी ऐसा होता था मैं ज़्यादा पढ़ सकता था, मुझे ऐसा लगता था मेरे में अभी एफिशिएंसी है, अभी अच्छा चल रहा है सेशन, हाँ, क्यों 5-25 मिनट क्यों वेट करे, तो मैं उसको एक्सटेंड भी कर देता था. बट जनरली पोमोडोरो इज़ वेरी इफेक्टिव. मैं इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा. जैसे एब्सोल्युटली. आप इनिशियल जो आपका ड्यूरेशन है पढ़ने का, आप उसको 45 मिनट्स का रख सकते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, देन उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, देन 2 स्मॉल ड्यूरेशन, देन अगेन 1 लॉन्ग ड्यूरेशन. और अपना जो ब्रेक का टाइमिंग है आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आफ्टर द लॉन्ग सेशन. तो आप पोमोडोरो को भी इंक्लूड कर लेंगे और जो आपकी एफिशिएंसी वो भी ज़्यादा रहेगी. ऑलराइट. शान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू क्लैट पीजी एग्जाम, इस पे हम बात करेंगे. और उसके बाद थोड़ा यूजीसी नेट में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है. अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ बीते दिन पहले ही अभी यूजीसी नेट का अभी एग्ज़ाम हुआ है और स्टूडेंट्स बता रहे थे कि बहुत डिफरेंट पैटर्न है. उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पहले बात करते हैं क्लैट पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. कितना इंपॉर्टेंस है, क्या सॉल्व करने चाहिए, या सिर्फ आपको लीगल करंट अफेयर पे, वो अलग सवाल है, उसको भी मैं डील करूंगा. लेकिन पहले बताइएगा कि पीवाईक्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है. देखिए, जो पीवाईक्यू का सिग्निफिकेंस है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तब आप समझ पाते हैं कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है. पीवाईक्यू आपके लिए एक की तरह है, ये जानने के लिए आपको क्या पढ़ना है. जैसे अगर आप एमपी जुडिशरी की बात करें, आप पीवाईक्यू पढ़ के आपको ये समझ में आएगा आपको मेमोराइज बहुत ज़्यादा करना है. जब आप क्लैट पीजी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आएगा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. देन आपको चीज़ें मेमोराइज भी करनी है, जो मेन सेक्शंस हैं आपको उनको मेमोराइज भी करना है. आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी पता होने चाहिए और उन लैंडमार्क जजमेंट्स को सर्टन सिचुएशन में अप्लाई कैसे करें आपको ये भी पता होना चाहिए. देन आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपको गिवन सेट ऑफ सिचुएशन पे अप्लाई करना भी आना चाहिए, जो कि आपको जनरली दूसरे एग्जाम्स में नहीं मिलता है. और ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी पीवाईक्यू सॉल्व करके ही आएगी. तो पीवाईक्यू एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है आपने सॉल्व कर दिया, आपने चेक कर लिया आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. आपको देखना है आपको एक पर्टिकुलर पीवाईक्यू सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपका स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस किस सब्जेक्ट में है, आप किस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करेंगे या फिर किस तरह के कंसेप्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे. फॉर इंस्टेंस कुछ लोग जजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको उस पर फोकस करना है. जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे सेक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी, मुझे सेक्शंस याद नहीं थे और क्लैट पीजी पूछता है, स्पेसिफिक सेक्शंस भी पूछता है. तो मैंने फोकस करा कि अगर मैं बेरेट के सेक्शंस याद कर लूँगा जो मेन प्रोविजन से, तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. मैंने आइडेंटिफाई करा. तो आपको पीवाई के थ्रू ही समझ में आएगा कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए. और पीवाईक्यू इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग, बेस्ट सोर्स. क्योंकि जितना मैंने पाया है जो भी अभी मॉक्स है अवेलेबल, वो क्लैट पीजी का जनरली पैटर्न फॉलो नहीं करते. तो दैट इज द हार्ड ट्रूथ. Yeah, I am going to say a lot of things that might be against various coaching institute, लेकिन but it will be the truth. और आप इन insights को अपने mock test को better बनाने में use कर सकते हैं. हाँ, without naming any particular Yeah, I am not going to name anyone. institute, you can talk about the relevance of those mock tests. Yeah. Because see students क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे स्टूडेंट्स क्या करता है, पीवाईक्यूज को इस नज़र से सॉल्व करता है, जो आपने पर्सपेक्टिव बताया उस पर्सपेक्टिव से नहीं, वो इस पर्सपेक्टिव से करता है कि ये वाला फिर से आएगा, ओहो, ये वाला मैं इसको रट लूँ, इसको समझ लो, पैराग्राफ पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, अब ये वाला फिर से आएगा, या ये वाला नहीं आएगा तो इसी एरिया के आसपास आएगा. ये क्या मिथ है या इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है? देखिए, अगर हम नेट की बात करें तो नेट एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. मतलब आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है वो आपको इस पेपर में भी मिल जाएगा. तो नेट में तो आपको रटना पड़ेगा. हाँ, नेट का डिस्कशन हम अलग से करेंगे. लेकिन जब क्लैट पीजी की बात आती है आप सिर्फ पैटर्न समझ सकते हैं, और पैटर्न समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा क्लैट पीजी कहीं से भी पूछ सकता है. जैसे शायद मैंने पहले भी एक बार रिपीट करा है, क्लैट पीजी 2020 जब पैटर्न चेंज हुआ था, उस क्लैट पीजी में
अराउंड 60 क्वेश्चन, दैट इज हाफ ऑफ द पेपर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप रिसेंट पेपर देखिए, 5 से 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन में से आ रहा है, इतना ज़्यादा डायनेमिक है क्लैट पीजी। 2025 के पहले टीपीएमए से आई गेस देयर वाज ओनली क्वेश्चन वर्थ 5 मार्क्स, सिर्फ एक पेपर में शायद क्वेश्चन आया था। अभी 2025 में 15 मार्क्स का टीपीए इन्होंने पूछ लिया है। तो आपको पेपर एनालाइज कर करके समझ में आएगा कि आपको हर लॉ का नॉलेज होना चाहिए। जो बीसीआई मैंडेटरी सब्जेक्ट देता है, तो क्लैट पीजी एक्सपेक्ट करता है आपने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसके जो मेन कंसेप्ट है आपने उसको अंडरस्टैंड करा है, जो मेन प्रोविजंस है वो आपको याद है, और उनके लैंडमार्क जजमेंट्स भी आपको याद है, और आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी कर पा रहे हो। तो आई बिलीव आप क्लैट पीजी के पेपर को रट के बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप अच्छे से प्लान कर सकते हो कि आपको किन किन एरिया को पढ़ना है और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो इसी चेन ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि लीगल करंट अफेयर, क्योंकि एक तो रहा कि पीवाईक्यू से हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस एरिया से किस डेप्थ में जाकर सवाल पूछता है जी। और अब सवाल ये आता है कि जो लीगल करंट अफेयर्स हैं, क्या उसको हमें फॉलो करना चाहिए? डेफिनेटली से उसको तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसको उसमें से एमसीक्यूज हम कैसे करें, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये समस्या कैसे? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ क्लैट पीजी की प्रेप कर रहे थे, और मैंने नोटिस करा था वो सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करते थे, लीगल करंट अफेयर्स पे फोकस करते थे। वो क्या करते थे, वो बेंच स्ट्रेंथ याद करते थे, जैसे 5 जज की बेंच है, 7 जज की बेंच है। देन उसके बाद वो बेंच में कौन कौन बैठा है उनको याद करते थे, साइटेशंस याद करते थे। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लैंडमार्क केसेस हैं आप उनको फॉलो करिए, आप समझिए उसका रेशो क्या है, वो किस केस को ओवर रूल कर रहा है, सब्जेक्ट एरिया क्या है, लॉन जो रेशो है उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो देन इट इज़ सफिशिएंट। अगर मैं अपनी बात करूं करंट अफेयर्स को लेकर, मैंने शायद आखिरी का सिर्फ 1 हफ्ता जो करंट अफेयर्स है उन पे दिया था। अदरवाइज़ जो भी मेरी प्रिपरेशन थी वो कंसेप्ट को समझने में, सेक्शंस याद करने में, जजमेंट्स याद करने में और नोट्स बनाने में गई थी। करंट अफेयर्स के लिए मैं जनरली सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद का एक कंपेंडियम निकालता है विद रिस्पेक्ट टू जजमेंट्स, मैंने उनको फॉलो करा था, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। देन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, मैंने उसमें से जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको कट डाउन करा था। मैं आपके लिए जो अपने नोट्स है वो भी आपको दे दूंगा करंट अफेयर्स के, कि मैंने कैसे याद करा था। तो 1 वीक ऑफ प्रिपरेशन वॉज सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर एक किसी केस लॉ से क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेइंग दैट आपको उन पे फोकस नहीं करना है, उन जो लैंडमार्क जजमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से आप स्कोर करेंगे अच्छा। करेक्ट। लेकिन सिर्फ जजमेंट्स और करंट अफेयर्स के लिए आप जो मेन चीज़ें हैं, जो कोर कंसेप्ट्स हैं आपके लैंडमार्क जजमेंट्स से, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जैसे अभी एक केस आया था एल चंद्र कुमार का, जैसे हम लोग जानते हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, किस केस में बोला था जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर? तो वो था एल संपत कुमार, जिसको ओवर रूल करा था एल चंद्र कुमार ने, और वो उन्होंने पूछा था किसी करंट लैंड अभी जो रिसेंट करंट अफेयर का जजमेंट है उससे लिंक करके। तो आपको इस लेवल पर पढ़ाई करनी है, आपके जो कोर कंसेप्ट्स है वो तो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होने ही चाहिए। देन उसके बाद आप कनेक्शन में जो रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आप उनको पढ़िए। जैसे मैं YouTube में भी आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए मैं कंडक्ट करता हूँ सेशन लीगल करंट अफेयर का। सो उसमें वी मेक श्योर कि जो भी जजमेंट हम करंट का बता रहे हैं वो टॉपिक का पुराना बैकग्राउंड रेलेवेंस क्या है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को फॉलो करते हैं या इस तरीके से पढ़ते हैं, आई थिंक देन तो इट इज़ बेनिफिशियल। नहीं तो सिर्फ अगर आप बेंच में कौन बैठा है, इसका साइटेशन क्या, अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज क्लैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम। वो चाहता है आपने लॉ कितने अच्छे से समझा, वो ये नहीं चाहता है आप मेमोराइज कर ले के कौन सा जज था, क्योंकि वो तो आप साइटेशन देख के पता कर ही सकते हैं, लेकिन लॉ को समझना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, तो एक बार क्लैट जो पीजी एग्ज़ाम है इसके रैंकिंग्स पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि मतलब किस रैंक पर कौन सा कॉलेज, इसका अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहा है कि मुझे एनएलएस चाहिए या नालसार चाहिए, तो किस रैंक तक उसको एस्टिमेट रखना चाहिए? इट डिपेंड्स, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है आई गेस आपको 300 to 350 रैंक तक दोनों मिल सकते हैं, एनएलएस और नालसार। ओके। इफ़ यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस देन इट माइट गो अप टू 550। ओके। इट इज़ एक्सट्रीम।
550 इज़ एक्सट्रीम। और SC/ST का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। जी जी। वहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट निकलती है, जो क्लैट कंसोर्शियम निकालता है, आप उसको फॉलो करिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर है वहाँ तक किस रैंक तक रैंक गई है। और NLS नालसार इजीली मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी सीट्स हैं। ओके। NLS सीट्स बढ़ा रहा है, तो नालसार में भी आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे NLS जाते हैं। ठीक है। सो इसी से एक और जस्ट कनेक्टेड एक तरह से सवाल है कि एक तो रहा कि NLS मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नालसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये है कि जैसे कई सारे स्टूडेंट्स, जिसमें से आप भी एक उसी कैटेगरी में थे कि मेरे को ऑलरेडी मेरे पास मैं LLM कर रहा हूँ, अब मुझे PSU में नौकरी चाहिए। जी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पर आपको महारत्ना कंपनीज हैं, नवरत्ना कंपनीज है जिसका एक्सेस मिलता है, एक तरह से वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। सो इसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस इसका रहता है वहाँ पर, कैसा आपका डेजिग्नेशन क्या होता है, सैलरी, अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो। देखिए एक चीज़ जो दूसरे आपने क्वेश्चन पूछे उनके पहले मैं ये बताना चाहूँगा, क्लैट के थ्रू काफ़ी कम PSU अब फ्रेशर्स को इंडक्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम क्लैट PG 2025 के थ्रू देखें, सिर्फ पावर ग्रिड ने 6 वैकेंसी नोटिफाई करी है। स्पीकिंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, सिर्फ 6 वैकेंसी नोटिफाई करी है। दूसरे PSU जनरली अपनी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अगर आपका एम क्लैट PG इसलिए देना है कि आप PSU में जॉब हासिल कर सकें, तो बहुत कम चांसेस है कि वैकेंसी निकलेगी। और अगर वैकेंसी निकल भी रही है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक सिक्योर करना पड़ेगी। एक मिथ ये चलता है, अगर आप अंडर 50 रैंक स्कोर कर लेंगे तो आपको PSU में सीट आपकी पक्की है। ऐसा नहीं है, जितनी ज़्यादा अच्छी रैंक उतने ज़्यादा आपके चांसेस। तो आप टॉप 50 कभी भी एम मत करिए। अगर आपको एम करना भी है तो सिंगल डिजिट रैंक को आप एम करिए। सेकंड, कुछ PSU ऐसे हैं जो क्लैट PG के थ्रू 1 साल का एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंडक्शन करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो क्लैट PG वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि वहाँ पर 2 या 3 और PSU वहाँ पर इंडक्शन करते हैं और जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आप उसके लिए तो एलिजिबल होते ही है। तो आपका जो होराइजन है अप्लाई करने का PSU के लिए वो थोड़ा बढ़ जाता है। और जब 1 साल की बात आती है तो वहाँ पर कंपटीशन भी थोड़ा कम रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको PSU ही चाहिए, PSU में अगर आपको लीगल ऑफिसर बनना है तो आप उन PSU की भी तैयारी करिए जो खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे इस बार अभी नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी 8 वैकेंसी है। देन उसके बाद GIC की वैकेंसी आई थी, कोल इंडिया की वैकेंसी आई थी। ऐसे कुल मिला के कुछ 5 से 6 वैकेंसी आई थी जो कि खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और उनका नंबर क्लैट PG के थ्रू जो इंडक्शन हो रहा है उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपके वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है इन वैकेंसीज़ के बारे में। तो आई बिलीव आप क्लैट PG की तो तैयारी करिए, लेकिन आप इन वैकेंसीज़ के लिए भी प्रिपेयर करें। देन उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करते हैं, और एक बार सैलरी पे आने से पहले एक बार ये ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स को कि उसका प्रोसेस क्या है। जैसे पावर ग्रिड में अगर आपने अप्लाई किया, क्लैट में आपकी रैंक अच्छी है, तो वहाँ पर क्या होता है जाकर अब? ओके, सो बेसिकली जब वैकेंसी नोटिफाई होती है आपको अप्लाई करना पड़ेगा दैट आई एम इंटरेस्टेड। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, या फिर जैसे पावर ग्रिड जो है वो क्लैट होने के पहले ही वैकेंसी नोटिफाई कर देता है, लेकिन कुछ जो PSUs है वो रिजल्ट के बाद अपनी वैकेंसी नोटिफाई करते हैं। तो आपको वैकेंसीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा, देन उसके बाद अप्लाई करना है, देन यू हैव टू वेट। So you have to go to the individual PSU's website and see there. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म्स है सच एज लॉकटोपस हो गया, लाइव अच्छा, लॉग, these platforms will be notifying it. या जनरली दे नोटिफाई इट। आप उनको रेगुलरली चेक करते रहिए, क्योंकि सिर्फ PSU की वैकेंसी को नहीं ट्रैक करते हुए अगर आप ओवरऑल देखें कि क्या क्या जॉब्स आ रही है लीगल फील्ड में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको लीगल रिसर्चर की वैकेंसी अच्छी लगी तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको उनको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। जी जी। या सो क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, देन देयर विल बी इंटरव्यू और देयर माइट बी GD राउंड। वो डिपेंड करता है, कुछ PSU हो सकता है सिर्फ आपकी क्लैट की रैंक के बेसिस पर आपको ले ले, कुछ एडिशनल इंटरव्यू और GD राउंड भी कंडक्ट करते हैं, जैसे अभी पावर ग्रिड करवाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या मार्क्स, उसका पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स का होता है ये GD और इंटरव्यू? सो पावर ग्रिड के केस में 85% जो वेटेज है वो क्लैट के मार्क्स को है, देन 12.5 इज़ फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड 2.5 इज़ फॉर GD।
ठीक है। सो अब थोड़ा सा अब यूजीसी नेट का, और यहाँ पर जो पावर ग्रिड में जो वैकेंसी रहेगी उसमें जो डेजिग्नेशन है दैट इज ऑफ अ लीगल ऑफिसर, राइट? असिस्टेंट मैनेजर लीगल। असिस्टेंट मैनेजर लीगल, ठीक है। एंड इनका पे स्केल इज अराउंड 40,000 इज बेसिक आई गेस। जनरली 40 to 50 ये बेसिक पे रहता है, स्टार्टिंग बेसिक पे। ओके, एंड जनरली देर इज़ अ 1 year प्रोबेशन पीरियड, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। ऑलराइट, फिर आपका कंफर्म हो जाता है वहाँ पर। सो एक एग्जाम से बेसिकली आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक्सेस है कि आप एक जी। तरह से एंटर कर सकते हैं पीएसयूज में। ग्रेट। सो अब थोड़ा सा यूजीसी नेट पे भी फोकस करते हैं। तो आपका क्या यूजीसी नेट जब आप एग्जाम दे रहे थे, आपका क्या पर्सपेक्टिव था कि आपको पीएचडी करना है, ऐसा कुछ था आपका? देखिए, यूजीसी नेट में इस पर्सपेक्टिव से दे रहा था क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स, तो आई वॉन्टेड टू क्रैक JRF बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज टफ। और उसके बाद मैंने सोचा था अगर आप JRF क्लियर कर लेते हैं, टॉप 1% में आते, तो आपको बहुत इजीली यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मिल जाएगी, जो कि इतना ज़्यादा सत्य नहीं है। डिफ़िकल्टी होती है आपको बहुत यू आर सारे बस्टिंग अ लॉट ऑफ मिथ्स राइट नाउ, Yeah. शान। राइट, क्योंकि मैं सो experience एक बार जब आप JRF शब्द बोल रहे हैं, थोड़ा JRF को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके। Okay, so starting with the explanation of JRF, JRF basically stand for Junior Research Fellowship, and it is being provided by government. So it is provided when you pursue a PhD. अगर आप एक बार JRF ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप 3 साल के अंदर अंदर PhD को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप PhD के लिए एनरोल करते हैं तो यू विल गेट ए स्टाइपेंड ऑफ अराउंड 37,000 एंड 5,000 ऑफ HRA। इट मे वेरी 5 to 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द टीयर ऑफ द सिटी। इसमें एक कैच ये है, इफ़ यू आर अवेलिंग JRF स्कॉलरशिप देन यू कैन नॉट, मतलब आप किसी और प्रोफेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, आप किसी और प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर सकते, तो आपको उसको गिव अप करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा भी ऐसा पर्सपेक्टिव था, मैं JRF भी उठाऊंगा देन उसके बाद मैं किसी और प्रोफेशन को भी परस्यू कर सकता हूँ, तो आई विल गेट बेनिफिट फ्रॉम बोथ ऑफ द प्रोफेशन। किसी और इन द सेंस यू वांटेड टू प्रैक्टिस आल्सो? प्रैक्टिस या फिर मैं किसी इंस्टीट्यूट में एज अ पार्ट टाइम फैकल्टी चली जाऊँ। ओके ओके, यू वांट टू टीच पैरेलली और आपका पीएचडी चलता है? जी जी जी, आपको गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि रूल्स कहते हैं कि आप किसी भी मॉनेटरी रिवॉर्डिंग ऑक्यूपेशन को JRF लेते लेते साथ में नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। मोरोवर यू विल गेट JRF फॉर 3 years, और फिर उसके बाद वो अपग्रेड होकर SRF हो जाती है, जहाँ पर आपका स्टाइपेंड थोड़ा सा बढ़ जाता है। बेसिकली इट विल बिकम 42,000 पर मंथ। ओके, बट फॉर गेटिंग JRF यू विल हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन अ PhD। ओके जी। तो अब यूजीसी नेट एग्जाम में हमने थोड़ा सा जाना कि क्या क्या उसके पर्सपेक्टिव हैं, क्या क्या आयाम है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, JRF स्टाइपेंड लेना हो, या फिर अब जो थर्ड क्राइटेरिया कर दिया कि सिर्फ पीएचडी भी करना हो, उसके भी अलग से कट ऑफ आते हैं। लेकिन अब इस एग्जाम के पैटर्न को कैसे क्रैक किया जाए? PYQs तो एक तरीका है, लेकिन अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, एक सर्टन पोर्शन है जो रिपीट होता है, लेकिन उतना रिपीट नहीं होता कि हम एक तरह से गेस कर पाएँ कि हाँ ये वाला एरिया इससे तो आना ही आना है। जैसे कि इस साल का जो पेपर हुआ है उसमें स्टूडेंट्स बता रहे थे कि जूरिस्प्रूडेंस से सवाल बहुत कम है और इंटरनेशनल लॉ से ठीक ठाक सवाल हैं, और जो सवाल भी है, जो किताबें यहाँ पर पूछी गई हैं कि किस राइटर की है, किसने लिखा है, किस जूरिस्ट की किताब है, वो हमने कभी सुनी ही नहीं। सो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील किया जाए, उसके लिए क्या अप्रोच अपनानी चाहिए? आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर एनालिसिस नहीं करा था, क्योंकि आपको अभी दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन मेमोरी, ओके, क्योंकि द क्वेश्चन पेपर इज स्टिल नॉट आउट। स्टिल आई वुड से अगर आप क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि मैच द कॉलम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस से नहीं आते क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ से हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो मैच द कॉलम के फॉर्म में ही होते हैं। देन उसके बाद जब हम रिपीटेशन की बात करते हैं, पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन को रिपीट कितने परसेंटेज हो रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि हमेशा पैटर्न रिपीट होता है, और देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड रिपीटेशन होता है। एग्जैक्ट रिपीटेशन कभी नहीं होगा, जो उसके आगे के एंसिलरी जो फैक्ट्स हैं आपको वो पता होने पड़ेंगे और उस कंसेप्ट से क्वेश्चन वो लोग रिपीट कर देंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम ओम्बड्समैन एज अ कंसेप्ट लेते हैं तो इनिशियली वो पूछते थे सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ, देन उसके बाद उन्होंने पूछा इंडिया में कब आया,
देन उन्होंने पूछा कि आप क्रोनोलॉजी बताइए कि किस कंट्री में पहले आया, आप क्रोनोलॉजी से जमा दिए। तो कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके रिपीट करते हैं। देन उसके बाद जो केस लॉस है वो जनरली कई बार वो रिपीट कर देते हैं। जैसे इन्वायरमेंट लॉ के केस लॉस है, मुरली एस देवरा उन्होंने कई बार पूछा है। कई बार वो मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछ लेते हैं। कई बार वो पूछ लेते हैं कि किस केस में जो पब्लिक स्मोकिंग है उसको बैन करा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि मुरली एस देवरा का रेशो क्या है, तो वो उसको ट्विस्ट करके पूछते हैं। एग्जैक्ट रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज करके रिपीटेशन होता है, सब्सटेंस वही रहेगा। सो यूजीसी नेट में बेसिकली क्लैट का भी जो पीवाईक्यूज था उतना ही वेटेज, उतना ही इंपॉर्टेंस यूजीसी नेट के एग्जाम में भी है। अच्छे से ऐसा नहीं होगा वो सेम क्वेश्चन आएगा, पर वो थीम अगर बार बार आ रही है, इफ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न, आई थिंक देन यू कैन प्रोबेबली सिक्योर दैट एरिया। एक तरह से आप उसको इवोल्यूशन समझ गए, आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए उसको समझ गए, और क्रोनोलॉजी बेस्ड अगर सवाल कर लिए, आई थिंक देन द जॉब इज डन। नॉट कंप्लीटली। जैसे मैंने क्या करा था यूजीसी नेट के लिए, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में लैंडमार्क केसेस आए थे या जो भी केसेस आए थे, मैंने सबकी लिस्ट बनाई थी। मैंने सारे केसेस रट लिए थे जो भी उन्होंने पूछा था, और काफ़ी सारे रिपीट भी हो जाते। देन जितने भी कन्वेंशंस आई थी और जो एडिशनल कन्वेंशंस से जो उन्होंने नहीं पूछी थी, मेरे पास उनकी लिस्ट थी। जितनी भी मेन कन्वेंशंस के आर्टिकल हैं जो जो आ चुके हैं मुझे वो पता थे। देन जो आ सकते हैं उनकी मैंने अलग से लिस्ट बनाई थी। तो ऐसे करते करते, जैसे एनवायरनमेंट लॉ में भी आप देखते हैं बहुत सारे उन्होंने केसेस पूछ लिए, कुछ कुछ जो लैंडमार्क केसेस बचे हुए, मेरे पास दोनों की सेपरेट लिस्ट थी, जो आ चुके हैं और जो अब वो पूछ सकते हैं। जब आप ऐसे करके नोट्स बनाते हैं तो आपके पास एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हो जाता है, मिल जाता है, और काफ़ी सारे उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है नेट जेआरएफ के लिए जो पीवाईक्यू एनालिसिस है उसका वेटेज क्लैट पीजी से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि किस एस्पेक्ट से अब क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि घूमते वहीं पर हैं वो। उन्होंने बहुत एक सिलेबस दे रखा है जिसके बाहर जनरली वो जाते नहीं हैं, तो उनका स्कोप लिमिटेड है। लेकिन क्लैट पीजी में ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई बिलीव पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर यूजीसी नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू क्लैट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से, सारे नोट्स होने चाहिए जी। चलिए, आप सैंपल के तौर पे तो कुछ नोट्स स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल शेयर कर देंगे, वो तो हमारी बात हुई थी पहले। तो स्टूडेंट्स को एक तरह से एक इंसाइट मिल गया कि क्लैट एग्ज़ाम में पीवाईक्यूज़ का क्या रोल है, किस तरह से उन्हें जजमेंट्स पढ़ने हैं, जो लैंडमार्क केसेस हैं उनको फॉलो करना है, लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर वो कर रहे हैं रेगुलरली तो वो करें, और ज़्यादा इतना ज़्यादा जो साइटेशंस हैं जो जज के बेंच उस पर ज़्यादा ना जाए। बिल्कुल। और यूजीसी नेट के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस पीवाईक्यूज़ का है एग्जाम पैटर्न समझने के लिए। मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल आते हैं, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई लास्ट कोई टिप्स आपके एंड से जो स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहें? आई थिंक हमने सारे एरियाज़ को कवर कर लिया है। जी। मेरी तरफ से जनरली मैं किसी को अगर सजेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो जुडिशरी वाले बच्चे हैं अब वो क्लैट परस्यू कर रहे हैं, तो कंपटीशन इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा टाइम डिवोट कर सके आप करिए। आप ऐसा मत पूछिए कि कितने घंटे में पढ़ लूँ तो मेरा हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। आपके ऊपर है आप कितना उस एग्ज़ाम के लिए डिवोटेड है और कितना आप टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्राई यूजिंग स्टॉप वॉच। आप एनालाइज करिए अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 7 घंटे तक ले जाने की कोशिश करिए कि आप कंसिस्टेंटली 7 घंटे पढ़ पा रहे हैं। दैट वुड बी मिराक्युलस फॉर यू, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। देन उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है। आई बिलीव आपका काम हो जाना चाहिए, और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। पर शान ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट वो किया है कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ चुका है, उसके बाद जो अब भीड़ लगेगी विद रिगार्ड टू डूइंग LLM, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको कंपटीशन को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी एज सून एज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर का ही एग्ज़ाम रहेगा। और यूजीसी नेट की भी बात करें तो वो भी आपका दिसंबर में ही होता है, तो दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाते हैं।
कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए शान भी अवेलेबल है लिंक्डइन पे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्टली इनसे भी पूछ सकते हैं वो डाउट। तो शान, इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत ही इट वाज रियली वेरी मच इंसाइटफुल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर मी एज एन एजुकेटर ऑल्सो, कि हम स्टूडेंट को किस दिशा में गाइड करें, किस तरह से, क्योंकि एक एजुकेटर को जो एक फीडबैक मिलता है फ्रॉम अ रैंक होल्डर जो कि दोनों एग्जाम्स को क्रैक कर रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, फॉर कमिंग हेयर एंड डूइंग दिस फॉर मी। Thank you so me and for the students. Thank you so much. Sir, hope this session helps students, और आशा है कि बहुत अच्छी रैंक्स आए और लोग ज़्यादा पढ़ने को प्रेरित हो, क्योंकि क्लैट पीजी का मैंने सुना है कि अरे ये तो इजी एग्ज़ाम है, आप थोड़ा सा पढ़िए हो जाएगा आपको। तो ये वाला माइंडसेट चेंज होना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप कर रहे हैं तो बहुत डेडिकेशन, बहुत लगन से आपको करना है। होप दिस सेशन हेल्प स्टूडेंट और वो इस राह पे आगे बढ़े। Thank you. So discipline is the key and consistency you should maintain because the exam is very much near. 6 महीने भी नहीं रह गए और आपके एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा, तो तैयारी करते रहिए। जो यहाँ पर फीडबैक आपको मिला है, जो एनालिसिस मिला है, जिस तरह से इसको करना है क्रैक, चाहे वो क्लैट पीजी हो, चाहे फिर वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर जुडिशरी भी, कहीं ना कहीं ये जो आपको इंसाइट्स मिल रहे हैं टॉपर से, यही लोग कल जाकर जुडिशरी के एग्जाम्स भी क्रैक करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल, आई थिंक, फॉर ऑल ऑफ यू। All right. Bye-bye. Take care. See you. This is me, Abhishek Bhatt, signing off. Jai Hind.